Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, my name is Jay and I welcome you all to Forum IAS YouTube channel. आज 25 फरवरी 2023 है और आज के द हिंदू से मैंने 5 आर्टिकल्स लिए हैं डिस्कशन के लिए। इसमें 3 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और 2 एडिटोरियल्स हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है, फिर है एमजी नरेगा और फिर है COP 28 फाइन। और जो 2 एडिटोरियल्स लिए गए हैं, इसमें जो पहला एडिटोरियल है वो यूक्रेन क्राइसिस पे है और उसमें जो इंडियन न्यूट्रलिटी उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो दूसरा एडिटोरियल है वो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो ये 5 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे और इसका मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है। कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। और डेली डिस्कशन शुरू करने से पहले एक करंट अफेयर से रिलेटेड मैं PYQ डिस्कस करता हूँ, UPSC का जो प्री में क्वेश्चन आया हुआ है वो। और सबसे पहले मैं PYQ डिस्कस करूँगा। PYQ का करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका सॉल्यूशन मैं एंड में डिस्कस करूँगा। फाइन, तो आज का जो PYQ है वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे। देखें, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है ये सेंटर डिसाइड करेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा स्टेट्स को। फाइन, तो मेंस्ट्रुअल लीव एक इशू है अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इस एक्ट को अमेंड किया गया 2017 में और 2019 में UPSC ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? Which of the following statements are correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act 2017? Statement 1. Pregnant women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave. Notice here the term paid leave. Statement 2. Enterprises with creches must allow the mother minimum 6 creche visits daily. Statement 3. Women with 2 children get reduced entitlements. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 and 2, option B 2 only, option C 3 only, option D 1, 2 and 3 all are correct. इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सॉल्यूशन मैं इसका एंड में डिस्कस करूंगा। तो आज का पहला आर्टिकल है वो है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी में। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन था और पिटीशन में ये डिमांड किया गया था कि जो स्टेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन द स्टेट्स को कि वो एक मेंस्ट्रुअल पेन लीव ग्रांट करें जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं और वर्किंग वीमेन हैं इनको। तो हर स्टेट एक पॉलिसी बनाए जिसमें कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं और वर्किंग वीमेन हैं उनके लिए मेंस्ट्रुएशन लीव मिले। जब भी उनका पीरियड आए महीने में, उनको 3 दिन या 4 दिन का लीव मिले। फाइन, और इस पे ग्राउंड क्या था इस डिमांड का? ग्राउंड ये था कि जो मेंस्ट्रुएशन है ये कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं उनको डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे स्टैंड करता है कंपेयर टू मेल। ठीक है, क्योंकि मेल के साथ ऐसा कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है तो मेल के लिए ये एक एडवांटेज है। तो कहीं ना कहीं वीमेन के लिए एक डिस्क्रिमिनेटरी है कि वीमेन को मेंस्ट्रुअल लीव नहीं मिलता है। तो ग्राउंड ये था कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एंड वीमेन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वर्क प्लेस। मतलब कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे स्टैंड करता है वीमेंस को और इस वजह से इनको लीव मिलना चाहिए। और इसमें कारण क्या बताएंगे, रीजंस ये बताएंगे कि इंडिया में ऑलरेडी 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि मेंस्ट्रुअल लीव अलाउ करते हैं। जो पहला स्टेट है वो है बिहार, ठीक है, और दूसरा स्टेट केरला। बिहार और केरला में मेंस्ट्रुअल लीव अलाउड है। ठीक है, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि देखिए जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का एज अमेंडेड इन 2017, इसमें मदरहुड की बात की गई है। ठीक है, तो मदरहुड से पहले स्टेप है मेंस्ट्रुअल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन को लेके भी पॉलिसी और स्कीम्स बननी चाहिए जिसमें कि पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुएशन लीव मिलना चाहिए फीमेल स्टूडेंट्स और वर्किंग वीमेन को। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुएशन लीव है ये एक्ट इसको रिकॉग्नाइज करे और से रिलेटेड इसमें रूल्स बने।
तो तीसरा आर्गुमेंट ये है कि इंटरनेशनल एविडेंसेस दिए गए हैं कि काफ़ी सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी से, जहाँ पे कि मेंस्ट्रुएशन लीव मिलता है। पर्टिकुलरली इसमें बात की गई है यूनाइटेड किंगडम का, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। तो ये कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे कि मेंस्ट्रुअल लीव मिलता है, मेंस्ट्रुअल पेन लीव मिलता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो मेंस्ट्रुअल लीव का इशू है ये लार्जली इग्नोर्ड रहा है बाय द गवर्नमेंट, बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बाय अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इसमें डिमांड की गई थी कि फीमेल स्टूडेंट्स और वर्किंग वीमेन को मेंस्ट्रुअल पेन लीव मिले, सो दैट कि उनको एक इक्वल स्टैंड पे खड़ा किया जा सके कंपेयर टू मेन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसमें पॉइंट आउट किए हैं उन्होंने। उनका कहना ये है कि ये मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इतना सिंपल नहीं है और इसके काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं। जो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन उन्होंने हाईलाइट किया, उनका कहना ये है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक डिसइंसेंटिव होगा वीमेन वर्कर्स को हायर करना। क्यों? क्योंकि उनको लीव देना पड़ेगा और ये पेड लीव होगा, ठीक है। तो जहाँ पर एक कोई मेल वर्कर है वो 30 डेज काम करेगा, वहीं पे जो वीमेन वर्कर है वो 26 डे काम करेगा। एक बात और मैं आपको इसमें इंक्लूड कर दूं कि अगर मंथ में अगर 4 या 5 संडेज हैं तो एक मेल वर्कर जो है 26 डेज इफेक्टिवली वर्क करेगा और वीमेन जो है इफेक्टिवली 22 डेज वर्क करेंगी, ठीक है। ये उस स्टेब्लिशमेंट्स में जहाँ पे सिर्फ एक वीकेंड लीव मिलता है और जहाँ पे 6 या फिर 8 वीकेंड लीव मिलता है वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा ये। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है उनको जो डिसइंसेंटिव रहेगा और वो वीमेन वर्कर्स को हायर नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेट द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट फ्रेम पॉलिसी रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल लीव, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे, उसके बाद उस पॉलिसी पे को हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो जो पिटिशनर्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फर्स्ट यू गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लेट देम आस्क देम टू फ्रेम मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, उसके बाद हम इसको रिव्यू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी का, क्योंकि ये वीमेन के साथ इश्यूज है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड में काफ़ी पेन होता है, डिफ़िकल्ट होता है कॉलेज, स्कूल या फिर वर्क प्लेस को अटेंड करना, बट स्टिल दे आर फोर्स्ड टू डू बिकॉज देयर इज नो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इन अवर कंट्री। फाइन, तो ये बात थी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी का। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया का जो न्यूट्रल स्टांस रहा है यूक्रेन क्राइसिस में। अभी देखिए, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। इस रेजोल्यूशन बेसिकली ये रेजोल्यूशन जो एक क्रिटिकल रहा है रशिया को लेके, और इसमें बेसिकली बात की गई है जस्ट एंड लास्टिंग पीस, इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी फॉर राइट्स वायोलेशन एंड वॉर क्राइम्स। तो बेसिकली इसमें ये वेस्ट ने स्पॉन्सर किया था इसको, पर्टिकुलरली यूएस ने, और इसमें 70 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था और ये इस रेजोल्यूशन में रशियन एक्शंस को क्रिटिसाइज किया गया था। जब इस रेजोल्यूशन पे वोटिंग हुई तो ऑलमोस्ट 141 वोट्स इस रेजोल्यूशन के फेवर में रहे, 7 वोट्स अगेंस्ट में रहे। कौन हो सकता है? रशिया था, बेलारूस था, निकाराग्वा था और कुछ और कंट्रीज थी, और 32 कंट्रीज एब्सेंट रहे इसमें, पर्टिकुलरली इंडिया और चाइना, ठीक है। तो जब भी रशिया से रिलेटेड कोई भी रेजोल्यूशन आया है यूक्रेन क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया ने बार बार वहाँ पे एब्सेंट किया है। और तो इसमें बेसिकली हमें डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्यों एब्सेंट रहता है और क्या होना चाहिए, ठीक है। इस रेजोल्यूशन में एक इंटरेस्टिंग सजेशन दिया बेलारूस ने। बेलारूस ने कहा कि इसमें इमीडिएट डायलॉग भी ऐड किया जाए, कि यूएनजे रेजोल्यूशन जहाँ पर बात करता है सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ की, तो इसमें डायलॉग भी ऐड किया जाए कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, दैट इज़ यूक्रेन एंड रशिया, ये दोनों डायलॉग करें और एक पीसफुल एग्रीमेंट नेगोशिएट करें। लेकिन बेलारूस के सजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो पार्टीज़ हैं यूक्रेन साइड से, वो अभी डायलॉग नहीं चाहती। अभी डायलॉग क्यों नहीं चाहती? क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन का ऑलमोस्ट 20% टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है अभी, ठीक है। तो डायलॉग अगर होगा तो इस टेरिटरी का क्या स्टैंड रहेगा, और जो रशिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न है ड्यू टू नाटो एक्सपेंडिंग ईस्टवर्ड,
उसका क्या होगा। तो इसी कारण से जो पार्टीज थी 70 कंट्रीज ने रेजोल्यूशन सपोर्ट किया था, उन्होंने डायलॉग को उसमें नहीं रखा। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह रही है कि डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर्स, इंडिया अभी भी किसी भी वेस्टर्न सपोर्टेड रेजोल्यूशन से एब्सेंट कर रहा है। और इंडिया क्यों कर रहा है, इंडिया ने ये कारण दिया है कि दैट इट वांट्स टू मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कोई भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे इंडिया एक अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उस कॉन्फ्लिक्ट पे स्टैंड लेगा। तो इंडिया ने यूक्रेन स्टैंड पे अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रखी है। और इंडिया का कहना यह है कि वी आर ऑन आवर ओन साइड, ठीक है, हम किसी के साइड में हैं, हम अपने इंटरेस्ट के साइड में हैं। मोर ओवर एक और बात और थी कि जब यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ तो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट ओवर 30,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे थे। तो इनको इवैक्यूएट कराना एक चैलेंज था। और इंडिया अगर एक पार्टी हो जाता यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, तो जैसे कि इंडिया के रिक्वेस्ट करने पे एक दिन का जो है सीजफायर हुआ था, या फिर और भी अलग अलग जो यूक्रेन था, यूक्रेन ने मदद की इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करवाने में, वो नहीं हो पाता। मोर ओवर इंडिया हमेशा बात करता रहा है डिप्लोमेसी एंड डायलॉग की, चाहे कहीं भी हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, इराक का क्राइसिस हो, यमन का क्राइसिस हो, हमेशा इंडिया ने बात करता है डिप्लोमेसी एंड डायलॉग की। एक जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि इंडियन न्यूट्रलिटी क्रिटिकल है, कि अगर कभी भी नेगोशिएशन की बात हो तो ऐसी कोई पार्टी हो, क्रेडिबल पार्टी हो, जो कि नेगोशिएट कर सके यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो इंडिया अगर न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया है तो फ्यूचर में इंडिया हेल्प कर सकता है व्हेन एवर देयर इज नेगोशिएशंस टेकिंग प्लेस। फाइन। तो जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो इंडिया ने बार बार कहा है कि किसी भी वेस्टर्न प्रेशर में, किसी भी तरह के प्रेशर में आके इंडिया अपने इंटरनेशनल पॉलिटिकल मैटर्स में अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं होने देगा। उसी तर्ज पे इंडिया ने जो भी वेस्टर्न सैंक्शंस रहे हैं रशियन ऑयल एंड गैस पे, रशियन ऑयल एंड गैस पे जो भी सैंक्शंस हुए हैं उनको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। और इंडिया लगातार अपने इंपोर्ट्स को बढ़ाया है रशिया से, ठीक है। रशिया से हमें ऑयल डिस्काउंट प्राइसेस पर मिल भी रहा था। तो जैसे ही यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ तो सबसे पहला ग्लोबल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन उसका ये हुआ कि जो ऑयल एंड गैस के प्राइसेस थे वो शॉर्ट अप कर गए, ठीक है। इंडिया एक हैविली डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस पे, इंपोर्टेड ऑयल एंड गैस पे। तो इंडिया के लिए एक सिक्योर और चीप सोर्स जरूरी था और रशिया यहाँ पे काम आया। तो जैसे जैसे यूरोप ने अपने इंपोर्ट्स को कम करना शुरू किया, वैसे वैसे इंडिया ने अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया, ठीक है। मोर ओवर जो भी सैंक्शंस थे उनको इंडिया फॉलो करने से मना कर दिया। लेकिन एक क्रिटिसिज्म इंडिया का ये इसमें होता रहा है, देखें, अगर आपको इंटरनेशनल लीडर बनना है, रीजनल ग्लोबल लीडर बनना है, तो कहीं भी कोई वर्ल्ड में क्राइसिस है तो वहाँ पे आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर वो क्राइसिस किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात होती है। देखें, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ये एक कोर नेशनल इंटरेस्ट होता है किसी भी कंट्री का। तो जब यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जैसा रशिया कहता रहा है, हालांकि एक इन्वेजन है, आउटराइट इन्वेजन है, तो इट इज आउटराइट वायोलेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन। तो कहीं भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो इंडिया को स्टैंड लेना जरूरी हो जाता है। हालांकि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करती है। तो हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट था कि रशियन ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंस, रशियन मिलिट्री हार्डवेयर पे डिपेंडेंस, चाहे रशिया ने हिस्टोरिकली यूएन में जब भी कश्मीर की बात आई है तो वहाँ पे सपोर्ट किया है, ठीक है। तो हाँ, ये क्रिटिसिज्म वैलिड है कि इंडिया को एक स्टैंड लेना पड़ेगा जहाँ भी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला आता है। तो फाइन। तो ये बात थी यूक्रेन क्राइसिस का। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइबर अटैक से। ये एक आर्टिकल निकला था ओपिनियन पेज पे, लेकिन इसमें बात की गई साइबर अटैक के बारे में, जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं, इंडिया के पास क्या डोमेस्टिक मेजर्स लिए हैं इंडिया ने, और कैसे ग्लोबल कोऑपरेशन करके साइबर अटैक्स को टैकल किया जा सकता है। फाइन। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है। देखें, अभी दिसंबर के महीने में एम्स पे बहुत बड़ा साइबर रैंसमवेयर अटैक हुआ
और उसमें ऑलमोस्ट 40 मिलियन हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है कॉम्प्रोमाइज हो गए और इट टुक ओवर 2 वीक्स टू रीस्टोर द सिस्टम। फाइन, तो ये एम्स का काफ़ी बड़ा इशू था, काफ़ी चैलेंजेस झेलने पड़े जो भी वहाँ पे पेशेंट्स थे। फिर एक और एग्जांपल है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो डिपेंडेंट है अपने क्रिटिकल कंपोनेंट्स को लेके। इस पर भी अटैक हुआ और ऑलमोस्ट 2 टेराबाइट के रिकॉर्ड्स जो है एक्सट्रैक्ट कर लिए गए। फाइन, तो आप देखें कि अभी पिछले 2-3 महीने में 2 मेजर अटैक्स हुए हैं, रैंसमवेयर अटैक्स। अच्छा, ये रैंसमवेयर अटैक्स होते क्यों हैं? तो देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है रैंसम। रैंसम मीन्स कि पैसे की उगाही करना किसी चीज़ के को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो कभी भी डाटा अगर चुरा लिया जाता है तो वहाँ पे पैसे की डिमांड की जाती है फॉर द रिलीज ऑफ दैट डाटा। फाइन, तो इंडिया में जो साइबर अटैक से रिलेटेड डाटा है वो ये कहता है कि मोर देन 70% ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने कभी ना कभी साइबर अटैक चाहे रैंसमवेयर अटैक फेस किया है। और जब भी रैंसमवेयर अटैक होता है तो जितने भी अटैक्स हुए हैं उसमें कॉस्ट इम्प्लीकेशंस क्या रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ऑन एन एवरेज 35 करोड़ पर रैंसमवेयर अटैक रहा है कॉस्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो। ये साइबर अटैक्स क्यों एक चैलेंज है इंडिया के लिए? क्योंकि देखिए इंडिया में जो भी एक कैटेगराइजेशन किया जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि जो डिपेंडेंट हैं डिजिटलाइजेशन पे, ठीक है। तो जिनका काम ऑनलाइन होता है उनको बोला जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में देखें, जैसे कि रेलवे है, रेलवे पूरा जो है ऑनलाइन सिस्टम पे बेस्ड है। ऐसे ही जो पावर ग्रिड वगैरह है वो भी डिपेंडेंट है डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे। बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो चुका है, ठीक है। देश भर में जो भी बैंक कस्टमर्स हैं वो मोबाइल एप्लीकेशंस का, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का यूज़ करके बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं। तो अगर हमारी ये सर्विसेज वल्नरेबल हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में है। तो इसके लिए डोमेस्टिक मेजर्स इंडिया ने लिए हैं और इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में या फिर किसी और भी कंट्रीज में साइबर अटैक्स होते हैं तो उनका ओरिजिन अदर साइड ऑफ द बॉर्डर होता है। कोई और कंट्री में वो जो साइबर अटैकर्स हैं, परपेट्रेटर्स हैं, वो बैठे होते हैं और किसी और कंट्री में अटैक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसी और कंट्री में अगर हम अटैक करेंगे तो ट्रेस कर पाना और उनको अरेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आने की जरूरत है। डोमेस्टिक मेजर्स की अगर हम बात करें तो CERT-In है इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक लेवल पे साइबर अटैक्स को मॉनिटर करना, उस पर डाटा इकट्ठा करना और कैसे उसको रिजॉल्व करना है, ये इसका काम है, ठीक है। तो इन्होंने भी रिसेंटली एक गाइडलाइन इशू किया है जिसमें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि यू हैव टू रिपोर्ट द साइबर अटैक विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है। कुछ ही घंटों के अंदर में जो साइबर अटैक हुआ है उसको रिपोर्ट करना है। और कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऑनलाइन डिपेंडेंसी है, दे हैव टू अपॉइंट ए पॉइंट पर्सन, ठीक है, टू कम्युनिकेट विद द CERT-In। मतलब कि ये पॉइंट पर्सन जो होगा एक्सपर्ट होगा साइबर सिक्योरिटी में और ही और शी विल कोऑर्डिनेट विद CERT-In रिगार्डिंग एनी साइबर अटैक, ठीक है। एक और गवर्नमेंट बिल लेके आई है, काफ़ी पॉपुलर बिल है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। इसमें जो पर्सनल डाटा है उसके प्रोटेक्शन को लेकर बात की गई है। तो देखें, तमाम तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी पर्सनल डाटा इकट्ठा कर रही हैं, लोगों के लोकेशन को लेके, लोगों के बायोमेट्रिक्स को लेके या फिर पर्सनल जो भी सेंसिटिव डाटा है उसको लेके। तो इसमें भी इस बिल में एक प्रोविज़न है कि अगर कहीं भी डाटा ब्रीच होता है तो देयर विल बी पेनल्टी ऑफ ₹500 करोड़, ठीक है। डिपेंडिंग कि किस कंपनी का कितना टर्नओवर है, टर्नओवर को कैलकुलेट करके इसके ऊपर पेनल्टी कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं
उन्होंने भी एक एजेंसी क्रिएट किया जिसका नाम है डिफेंस साइबर एजेंसी, जिसके पास बहुत ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज रहेंगी। देखें, एक जो नया डायमेंशन उभर के आ रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का, वो ये है कि साइबर कॉन्फ्लिक्ट। तो तमाम कंट्रीज कोशिश करती हैं कि जो दुश्मन कंट्री है उसके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है डिकैपिटेट कर दिया जाए थ्रू साइबर अटैक्स। तो चाइना ने एक बहुत बड़ा फोर्स तैयार किया है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का, जो कि उसके डिफेंस फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं। उसी तर्ज पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, डिफेंस साइबर एजेंसी। फाइन। तो चैलेंज इसमें यह है कि इंडिया में जितने भी, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोर देन 70% ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैव फेस्ड सच अटैक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कॉस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो इसका एक चैलेंज ये है कि जो इंडिया का साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनका पार्टिसिपेशन कम रहा है। जैसे कि देखिए कि जो सर्ट इन है उसको अलग से गाइडलाइन इशू करना पड़ रहा है, या फिर जो ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग नहीं है। तो इस तरह से जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल कम, पार्टिसिपेशन कम है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में ही हैं। ठीक है, और एक चैलेंज ये है कि जैसे जैसे 5G या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस होगा वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फाइन। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो एक कॉन्वेंशन है डिजिटल जेनेवा कॉन्वेंशन, जिसमें कि जो मेजर 30 ग्लोबल कंपनीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। दे हैव साइंड टू प्रोटेक्ट यूजर्स एंड कंज्यूमर्स फ्रॉम साइबर ब्रीचेस एंड कोलैबोरेट विथ इंटर गवर्नमेंटल एंड स्टेट फ्रेमवर्क्स। तो जो डिजिटल जेनेवा कन्वेंशन है इसमें जो मेजर प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया है और ये कमिट किया है कि जो भी उनके यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके डाटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा और कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट अगर फ्रेमवर्क बनाती है तो उसके साथ भी कोऑपरेशन होगा। ठीक है, तो इंडिया में भी जो मेजर कंपनीज हैं IT सेक्टर में या फिर और भी कंपनीज, वो भी इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो होगा क्या कि उनके ऊपर एक वॉलंटरी ऑब्लिगेशन होगा कि जो उनके यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके डाटा को प्रोटेक्ट करना, और कभी भी कुछ ऐसा होता है तो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके उस इशू को रिजॉल्व करना। फाइन। तो एक बात, ये तो बात हुई डोमेस्टिक मेजर्स का, डोमेस्टिक काउंटर मेजर्स का। अभी हम बात करते हैं कि क्या ग्लोबल कोऑपरेशन हो सकता है और ग्लोबल कोऑपरेशन क्यों होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। देखिए, ग्लोबल कोऑपरेशन का रीज़न ये है कि जो भी साइबर अटैक्स होते हैं दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम बायॉन्ड आवर बॉर्डर्स। ठीक है, वो या तो US में बेस्ड होंगे या फिर कहीं और बेस्ड होंगे। जैसे कि अभी देखें कि गुड़गांव में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे कि यहाँ पे एक साइबर सेल था जो कि US के जो कंज्यूमर्स हैं, पर्टिकुलरली जो इंश्योरेंस है या फिर मेडिकल इंश्योरेंस जिनके पास है, उनसे ये लोग पैसे की उगाही कर रहे थे गुड़गांव में बैठ के। तो देखें कि कोई गुड़गांव में बैठ के कैसे इंडिया में बैठ के USA के साथ साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो ये क्रॉस बॉर्डर इशू है, किसी एक कंट्री के लिए चैलेंज नहीं है। और 2023 में जो एस्टिमेट्स बता रहे हैं, एस्टिमेट्स ये बता रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक के चलते 2023 में जो एक्सपेक्टेड डैमेज है वो ह्यूमंगस रहने वाला है, दैट इज ओवर $8 ट्रिलियन। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका लॉस 8 ट्रिलियन तक हो सकता है सिर्फ 2023 में ही ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया जो भी ट्रीटीज या फिर MOU साइन कर रही है अलग अलग कंट्री से, उसमें साइबर सिक्योरिटी का एलिमेंट हमेशा रह रहा है। ठीक है, तो जो मेजर कंट्रीज हैं US, UK, यूरोपियन यूनियन, रशिया, सऊदी अरेबिया, इनके साथ गवर्नमेंट जब भी अब कोई भी कॉपरेशन या फिर MOU साइन कर रही है तो उसमें एक साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट एलिमेंट रह रहा है। ठीक है, UN ने भी दो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं बेसिकली। एक ये ओपन इंडेड वर्किंग ग्रुप है, इसको रशिया ने प्रपोज किया था, और एक है ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स, इसको US ने प्रपोज किया था। अगेन ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को टैकल करना, एक ग्लोबल कोऑपरेशन करना, सो दैट कि एक कंट्री में अगर कहीं साइबर अटैक हो रहा है किसी और कंट्री से, तो वहाँ पे
इसको उस कंट्री से एक कॉपरेशन एक्सपेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब इसमें इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात और है कि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है 2023 के लिए। ठीक है, तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकता है टू प्रपोज ए कलेक्टिव साइबर सिक्योरिटी रिजीम। ठीक है, तो जैसे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी अभी तक होता रहा है, अब मिलिट्री ऑपरेशंस को लेके कि अगर कहीं कोई थ्रेट है, मिलिट्री थ्रेट है, तो वहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक अगर कोई कंट्री वल्नरेबल है तो उसके साथ और भी कंट्री जुड़े, या फिर कोई कंट्री वल्नरेबल है तो पावरफुल कंट्री के साथ जुड़ के एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे कि नेटो है। ठीक है, नेटो कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए है। इसी तर्ज पे इंडिया भी एक प्रपोज कर सकता है, एक टू कॉन्सेप्चुअलाइज ए ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के मामले पे जो G20 मेंबर्स है वो एक कॉमन मिनिमम फ्रेमवर्क तैयार करें कि हमें यहाँ ऐसे ऐसे कॉपरेशन करना है। ठीक है, तो एक बेसिक जो कॉपरेशन फ्रेमवर्क है वो तैयार हो G20 प्रेसिडेंट जो इंडिया के पास है उसमें। फाइन, तो ये बात थी साइबर सिक्योरिटी की। ये आपके GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में एक साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है COP28 को लेके। तो इसमें इंडियन ऑफिशियल ने बेसिकली आप देखें कि COP28 दुबई में होने वाला है 2023 में, जो 2022 में हुआ था। COP27 वो हुआ था इजिप्ट में। फाइन, इजिप्ट में हुआ था, कैरो उसका जो कैपिटल है वहाँ पे हुआ था। तो इस पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट सेक्रेटरी के बारे में, उन्होंने कहा है कि द प्रॉब्लम इज दैट द फोकस इज मोर ऑन मिटिगेशन बट एडेप्टेशन हैज द एलिमेंट ऑफ इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस। बेसिकली पहले हम समझ लेते हैं कि टर्म्स का मतलब क्या होता है। देखिए, एडेप्टेशन का मतलब ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जैसे कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेटिक इंसिडेंट्स हैं लाइक फ्लड, ड्राउट, हीट वेव। ठीक है, जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं या फिर जो कोस्टल कंट्रीज हैं ये ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से। फाइन, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको असिस्ट करना चाहिए इन कंट्रीज को सो दैट कि उनकी वल्नरेबिलिटी को कम किया जा सके। और डेवलप्ड कंट्रीज को असिस्ट कैसे करना होगा? थ्रू फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली जो कंट्रीज वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेके उनको असिस्ट करने की बात होती है एडेप्टेशन में। फिर एक टर्म आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन काफ़ी सिंपल है। मिटिगेशन में बात होती है जो CO2 है या फिर और पॉल्यूटेंट्स हैं उनको वो कैसे CO2 कम हो, और क्लाइमेट जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट किया जा सके। फाइन, मीन्स कि 1.5 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक कैसे उसको लिमिट किया जा सके। लेकिन जब CO2 या फिर पॉल्यूटेंट्स कम करने की बात होती है तो ये थोड़ा सा सिंपल है। कोई भी इंडस्ट्री है वो अपने CO2 एमिशन को कम कर सकती है थ्रू यूज़ ऑफ क्रिटिकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने CO2 एमिशन को कम कर सकती है, या फिर अवॉइड कर सकती है कैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा के, या फिर सिक्वेस्ट्रेट कर सकती है जैसे कि अंडरग्राउंड सिक्वेस्ट्रेशन होता है, जो कार्बन होता है उसको कैप्चर करके उसको अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है। ये होता है मिटिगेशन। तो देखें, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो मिटिगेशन की ज़्यादा बात करती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, वो एडेप्टेशन की बात करती हैं। मिटिगेशन की बात क्यों डेवलप्ड वर्ल्ड करता है? मिटिगेशन की बात इसलिए करता है कि कहीं भी अगर जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना है, अवॉइड करना है या फिर सिक्वेस्टर करना है, उसमें टेक्नोलॉजीज लगेंगी। ठीक है, और इन टेक्नोलॉजीज़ का जो पेटेंट है वो वेस्टर्न कंपनीज़ के पास है। फाइन, तो अगर किसी भी कंट्री को मिटिगेट करना है तो उनको ये टेक्नोलॉजीज चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी इनको फिर खरीदनी पड़ेगी वेस्टर्न कंपनी से। फाइन, लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वो बात करती हैं एडेप्टेशन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एडेप्टेशन में आ जाता है एक टर्म हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो वेस्टर्न जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने जो एमिट किया है हिस्टोरिकली पिछले 200-300 सालों में, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
तो उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंट्रीज वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से उनको असिस्ट करें। ठीक है, उनको असिस्ट कैसे करें? फाइनेंस से करें, टेक्नोलॉजी से करें, ग्रांट दे के करें, चाहे जैसे भी करें, बेसिकली इसमें असिस्टेंस की बात होती है। तो जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन है वल्नरेबल कंट्रीज के लिए वो कम हो जाता है इसमें, जब भी एडेप्टेशन की बात होती है। और जब भी मिटिगेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल बेनिफिट होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज को। और इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के ऑफिशियल हैं उन्होंने कमेंट किया है कि फोकस ज़्यादा मिटिगेशन पे है, एडेप्टेशन पे नहीं है। जबकि एडेप्टेशन ही जो है बात करता है इक्विटी, ठीक है, इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस का। काफ़ी क्रिटिकल टर्म है ये मेंस में लिखने के लिए। तो एडेप्टेशन में बात होती है इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस की। हालांकि इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करने में फाइनेंस लगेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो फोकस करती हैं मिटिगेशन पे, न कि एडेप्टेशन पे। एक और इशू इसमें ये है कि लॉस एंड डैमेज फंड, जो अभी COP27 हुआ था कैरो में, वहाँ पे काफ़ी एक लंबा मामला चल रहा था लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश करने का। तो यहाँ पे तो इस फंड को बना दिया गया है, लेकिन चैलेंज इसमें यह है कि इसमें पैसा कौन डालेगा? हु विल फंड दिस लॉस एंड डैमेज फंड? एक ये इसमें चैलेंज है। दूसरा इशू ये है कि देखिए जो 2023 है ये ग्लोबल स्टॉकटेक का ईयर है, यानी कि जो पहले कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट में अपने कमिटमेंट्स दिए थे क्लाइमेट जो कार्बन एमिशंस है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो देखें जो एक हुआ था, एक टर्म आता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि सभी कंट्रीज़ ने ये कमिट किया था कि इतना कार्बन एमिशन को कम करना है या फिर ऐसे मिटिगेशन या फिर एडेप्टेशन करना है। तो ये जो कमिटमेंट हुआ था इसको रिव्यू किया जाएगा कि कौन कंट्री कितना अचीव कर पाई है, कितना अचीव नहीं कर पाई है। ठीक है, और इसको बोला जाता है कि जो टेक्निकल फेज, तो टेक्निकल एनालिसिस होगा सभी कंट्रीज़ का कि कितना उन्होंने अपने कमिटमेंट को मीट किया है, कितना नहीं किया है। और फिर जो है नेक्स्ट फेज है पॉलिटिकल फेज। पॉलिटिकल फेज का मतलब ये है कि जब टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल फेज खत्म होगा तो कंट्रीज़ को एक रैंक किया जाएगा बेसिकली कि कितना अचीव किया है, कितना नहीं किया है। उस बेसिस पे पॉलिटिकल फेज फिर इनिशिएट होगा और उसमें क्या होगा कि और जो कमिटमेंट हैं उनको रिवाइज किया जाएगा। तो जो NDCs हैं, NDCs को रिवाइज किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स का रोल होता है कि वो कमिट करेंगे कि हमें कितना और टारगेट को और कितना बढ़ाना है, कितना रखना है। तो फिर वही बात होती है पॉलिटिकल फेज का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेशन ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए कि वो अपने कमिटमेंट को और इन्हांस करें। ठीक है, अपने कमिटमेंट को और इन्हांस करें, और पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको लेके भी सीरियस हों। इस तरह से इसमें बात की गई है। तो ये बात थी COP28 का और एडेप्टेशन का। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मनरेगा से रिलेटेड। देखें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लाया, मोबाइल एप्लीकेशन, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसको लागू किया गया है कब से? 1 जनवरी 2023 से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनके अटेंडेंस को कैप्चर करना। ठीक है, तो जो मनरेगा का काम होता है वहाँ पे एक मेट होता है, बेसिकली ये सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज करता है जो भी मनरेगा वर्कर्स काम करते हैं उनको। तो इस मेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके अटेंडेंस है उसको कैप्चर करे। ठीक है, तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो जो मेट के पास मोबाइल है वो उसमें ये एप्लीकेशन होगा जिससे अटेंडेंस को पंच किया जाएगा। गवर्नमेंट का लॉजिक ये था कि NMS आने से जो मॉनिटरिंग है वो भी बेटर हो जाएगा और करप्शन है वो भी कम होगा। करप्शन कैसे कम होगा कि देखें लोकल लेवल पे जो पंचायत होते हैं वहाँ पे जो मुखिया है या फिर प्रधान है उसके जो सपोर्टर्स होते हैं उनका भी नाम इंक्लूड कर दिया जाता है किसमें? मनरेगा वर्कर्स में, जबकि वो वर्क पे नहीं जाते हैं, घर बैठे सैलरी लेते हैं, वर्क पे नहीं जाते हैं। तो इसीलिए जो ये अटेंडेंस एप्लीकेशन है इसका रोल है कि जो करप्शन है वो कम होगा और बेटर मॉनिटरिंग होगा कि कब कौन कितना आ रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, कितने घंटे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ उसमें कैप्चर होंगी। जब से ये एप्लीकेशन लाया गया है तब से एक चैलेंज ये है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो डाटा दिया है उसके हिसाब से
सिर्फ जो 41% ग्राम पंचायत से वहाँ पे इसका यूसेज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 59% ग्राम पंचायत में ही इस एप्लीकेशन का अटेंडेंस एप्लीकेशन का यूज़ हो रहा है। मोर ओवर जो मेट्स हैं जो सुपरवाइज करते हैं एमजी नरेगा वर्कर्स को, उनका जो डिवाइस होता है, जो मोबाइल होता है, वो रजिस्टर्ड होता है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। और जितने मेड्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें से सिर्फ 26% डिवाइसेस ही उनके इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लो अटेंडेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, जो मेजर चैलेंज है लो अटेंडेंस का, उसके कुछ कारण भी हैं। कारण ये हैं कि जो कम्युनिटी वर्क होता है एमजी नरेगा के अंडर में, सिर्फ उसी को रिक्वायरमेंट होती है इस अटेंडेंस एप्लीकेशन में रजिस्टर करने के लिए। देखें, जो एक तो हो गया कम्युनिटी वर्क, एक होता है कि जैसे कि जो पीएम आवास होता है, पीएम आवास में जो काम होता है वहाँ पे भी एमजी नरेगा वर्कर्स जो है काम करते हैं। या फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसको अगर लेवलिंग की बात की हो या फिर इम्प्रूव करने की बात हो, वहाँ पे एमजी नरेगा वर्कर्स काम करते हैं। देखें, जो एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर पीएम आवास है, ये प्राइवेट लोगों का काम होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कोई वर्कर है अपना घर बनवा रहा है पीएम आवास में, तो वो जो अपने घर के लिए काम करेगा वो भी एमजी नरेगा वर्क में काउंट होता है। बट वहाँ पे अटेंडेंस इस एप्लीकेशन में अटेंडेंस दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। एक दूसरी बात ये है कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो भी एक चैलेंज है, पर्टिकुलरली हिली रीजन्स और रिमोट एरियाज़ में। तो उसकी वजह से भी अटेंडेंस रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है। फिर एक ये है कि इसमें एग्जाम्पशंस भी हैं। देखें, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है उसके पास ये पावर होता है कि एनएमएमएस पे रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्पशन दे सकता है। ठीक है, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 10% ऑफ जो वर्क साइट्स हैं एमजी नरेगा वर्क के अंडर, वो अभी एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हुई, सिर्फ कम्युनिटी वर्क पे ही अटेंडेंस लगना है, या फिर जो एग्जाम्पशंस हैं, इसकी वजह से भी जो अटेंडेंस है वो कम रजिस्टर हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा 100% तक नहीं जाएगा, 100% से कम ही रहेगा। लेकिन ये जो चैलेंज है कि 41% ग्राम पंचायत जो यूज़ ही नहीं करी, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये भी एक है कि जो मेड्स रजिस्टर कर चुके हैं अपने डिवाइसेस को, उनको भी यूज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो जो एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट का कहना ये है कि लो यूसेज ये दिखाता है कि जो मनरेगा वर्क है उसमें स्लो डाउन हो गया है, या फिर उतना वर्क हो नहीं रहा है, इस वजह से अटेंडेंस कम हुआ है। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स है ही। एक इसमें चैलेंज ये भी है कि जो मेट्स हैं उनको जो है मोबाइल रखना है और इंटरनेट बिल खुद ही पे करना है, जबकि जो एनएमएमएस के अंडर में जो अटेंडेंस लगाना है ये गवर्नमेंट का वर्क है। और इस अटेंडेंस के लिए इसके इंटरनेट बिल के लिए कोई भी कंपनसेशन मेट्स को नहीं मिलता है। ये एक इशू है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात थी एमजी नरेगा में लो अटेंडेंस की। यहाँ पे हमारा खत्म होता है आर्टिकल डिस्कशन। अभी मैं आपसे PYQ डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। स्टेटमेंट 1, द प्रेग्नेंट वीमेन are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave। क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के हिसाब से 6 महीने का लीव, मैटरनिटी लीव मिलता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है 24 वीक का, लेकिन एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 यहाँ पे मिलता है, जो लीव मिलता है वो 26 वीक का होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जो सेकंड स्टेटमेंट है, इंटरप्राइजेस विथ क्रेसेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेसेस विजिट्स डेली। तो देखिए, जो भी इंटरप्राइज है इस एक्ट में ये मैंडेटरी किया गया है, कोई भी अगर इंटरप्राइज है, वर्किंग यूनिट है, अगर वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उनको क्रेस फैसिलिटी अवेलेबल करानी है विदिन 100 मीटर्स। ठीक है, और इस क्रेश में मिनिमम 4 विजिट्स जो है डेली अलाउ की जाएंगी। ठीक है, कि जो मदर है वो बच्चे को कैटर कर सके। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट है कि वीमेन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट्स। तो जो फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड तक जो है वीमेंस को 26 वीक का मैटरनिटी लीव मिलेगा, लेकिन जब अगर थर्ड चाइल्ड होगा
तो उस केस में सिर्फ 12 वीक का ही लीव मिलेगा। तो वीमेन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज 3 ओनली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।